नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। यशस्वी गुरुकुल 18 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास हमने भूगोल विषय की संसाधन एवं विकास चैप्टर की पहली क्लास हमने कर ली है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले हम एक बार पुरानी चीज़ों को रिकैप करते हैं, जिससे आगे की कड़ी को जोड़ना आसान हो जाए। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले तो अपने सिलेबस को जाना कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। फिर हमने जाना कि जो हमारा पहला चैप्टर था संसाधन एवं विकास, तो संसाधन क्या है, हमने संसाधन को जाना। संसाधन को जानने के बाद हम लोगों ने फिर जब उसको और आगे बढ़े तो हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण को आज हम विस्तृत तौर पर पढ़ने वाले हैं। उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, या इसी को हम कह सकते हैं कि संसाधनों के प्रकार कितने हैं उसको हम जानते हैं। तो संसाधनों को हमने 4 भागों में बांटा। ठीक है, तो संसाधनों को जो हमने बांटा वो 4 भागों में बांटा। वो भी उनके आधार पर कैसे कैसे ये बढ़ सकते हैं वो हम इसको देखते हैं। तो 4 भागों में से हमारा पहला भाग था उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा। पहला जैव और दूसरा अजैव। इसी को हम कह सकते हैं जैविक संसाधन और दूसरे को कह सकते हैं अजैविक संसाधन। अब हमको जानना है कि ये जैविक संसाधन कौन से हैं और अजैविक संसाधन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जैविक संसाधन कौन है या जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में तो ऐसे संसाधन, जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो, या कहिए ऐसे संसाधन जो जीवमंडल द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसे संसाधन जो जीवमंडल द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैविक संसाधन या जैव संसाधन कहेंगे। अब शब्द हमारे सामने आया कि ये जीवमंडल द्वारा, जीवमंडल है क्या? तो जीवमंडल ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? पहले आती है हमारी स्थल मंडल। कौन सा? स्थल मंडल। दूसरा हमारा आता है जलमंडल, जलमंडल। और तीसरा आता है हमारा वायुमंडल। तो ये जो तीनों हैं, स्थल, जल और वायु, ये तीनों जिस स्थान पर मिल रहे हैं, ये वाला स्थान देखिए, ये वाला स्थान, इतना बीच का हिस्सा, अब जो ये स्थान है ना, यही स्थान हमारा कहलाएगा जीवमंडल। क्योंकि जीवमंडल नाम से भी पता चल रहा होगा कि ऐसा मंडल जहाँ पर जीव रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? जीवमंडल कहेंगे। तो जीवमंडल, जीवों की उत्पत्ति, क्योंकि जब तक जमीन, जल और वायु तीनों मिलते नहीं हैं तब तक जीवों की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। क्योंकि जब तक जीव को जल के बिना नहीं रह सकता है, साथ ही साथ वायु के बिना भी नहीं रह सकता है, और रहेगा कहाँ? स्थल चाहिए उसको। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर निर्माण होता है जीवमंडल का। तो ऐसे संसाधन जो जीवमंडल द्वारा प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जैविक संसाधन। उदाहरण इसके हम देखते हैं। तो उदाहरण जो भी ये है हमारे सामने, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे स्वयं हम, मतलब मानव। मानव क्या है? एक जैविक संसाधन है। दूसरा जो आपके पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पेड़ पौधे हो गए आपके, जिसी को कह सकते हैं वनस्पति, वनस्पति जात। ठीक, तो वनस्पति वर्ग का जो भी पेड़ पौधा है वो सब
इस संसाधन में आएंगे। और अगर हम देखें तो मत्स्य जीवन, जो मछली होती हैं वो भी क्या है, वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से जैव संसाधन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा भाग है जिसको हम कह रहे हैं अजैव संसाधन या अजैविक संसाधन। तो अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो अजैविक वस्तुएं या अजैव वस्तुओं द्वारा प्राप्त होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे अजैव संसाधन। ठीक है, तो अजैव वस्तु द्वारा प्राप्त होती हैं, अजैव वस्तु द्वारा प्राप्त होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं या ऐसे संसाधन या जो भी है हमको अजैव वस्तु द्वारा प्राप्त होगा तो उसको हम कहेंगे अजैविक संसाधन। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण की बात आती है। तो उदाहरण में इसके सबसे पहले आप लिख दीजिए जितने आपके कहिए चट्टाने, क्या जो आपके चट्टाने हैं, चट्टाने क्या हैं, ये अजैविक संसाधन है, क्योंकि हम इसको पृथ्वी से खोद के तोड़ फोड़ करके इसको हम निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ जितनी आपकी धातुएं हैं, ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं आपकी, ये सभी क्या आती हैं, ये आती हैं आपके अजैव संसाधन में। ठीक है, तो ये रहा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला जैव, दूसरा अजैव। जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति या जो जीवमंडल द्वारा प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहेंगे। उदाहरण हमने देखा, मनुष्य, मछली, पेड़ पौधे, जानवर, जो भी हैं जीवित चीज़, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो अजीवित या अजैव वस्तुओं द्वारा प्राप्त होंगी, उसको हम कहेंगे अजैविक संसाधन। ठीक, उदाहरण इसके आपकी उदाहरण सामने लिखा, चट्टान हो गई, धातुएं हो गई, वो इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पहले रफ करेंगे, उसके बाद हम दूसरे प्रकार पर आगे बढ़ेंगे। दूसरे प्रकार में हमारा आता है, दूसरा भाग इसका है समाप्यता के आधार पर, अर्थात जो समाप्त हो सके। समाप्यता के आधार पर। ठीक, अब समाप्यता के आधार पर भी हमने इनको दो भागों में बांट दिया। अब दो भाग कौन कौन से थे, एक था नवीकरणीय और दूसरा था अनवीकरणीय। ठीक, नवीकरणीय और दूसरा था आपका अनवीकरणीय। अब इसी में हम अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला आता है आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, तो हमको जानना है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नवीकरणीय, नया, जिनको नया किया जा सके, जिनको नया किया जा सके। तो ऐसे संसाधन जिनको हम नया कर सके या जिनको हम पुनः प्राप्त कर सके, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अब प्राप्त कैसे करेंगे, सोचने वाली बात तो ये भी है। प्राप्त करने की कुछ विधियाँ होंगी, उन विधियों में आता है भौतिक विधियाँ हो गई, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन संसाधनों को प्राप्त करेंगे, नया करेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत आता है हमारा उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा उदाहरण सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ठीक, सौर ऊर्जा और साथ ही साथ पवन ऊर्जा, जल, और इसमें ऐड कर दीजिएगा वन्य जीवन, जो हमारे वनों में जीवन चलता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो नवीकरणीय संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकें उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उदाहरण इसके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा हमारा आता है अनवीकरणीय
अनवीकरणीय संसाधन। आप इन सब चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे, जिससे आपकी नोट्स भी साथ साथ तैयार होती हुई चलेगी। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे समय अंतराल पे होता है। लंबे समय अंतराल का मतलब कि जैसे इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, तब जाके ये संसाधन का निर्माण होता है। तो ऐसे संसाधन जिनको बनने में काफ़ी समय अंतराल लगता है, उनको हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, उदाहरण में जैसे जितने भी आपके खनिज हैं, क्या हैं? खनिज, क्योंकि खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जा रहे हैं, तो इनका निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हद से ज़्यादा समय लगता है, तब जाके ये तैयार होते हैं। ठीक है, तो खनिज, उसके बाद इसमें आता है आपका जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो खनिज और जीवाश्म ईंधन जो हैं, जीवाश्म ईंधन का मतलब करोड़ों वर्षों पहले, लाखों वर्षों के जो समय अंतराल था, उसमें कोई जीव पृथ्वी के अंदर दब गया और फिर क्या हुआ? वो उसी में मर गया। मरने के बाद वो क्या हुआ? उसके जो अस्थिपंजर थे वो जीवाश्म में बदल जाते हैं। ठीक है, और जीवाश्म जो होते हैं वो ईंधन का रूप ले लेते हैं, तो वही बनते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब जो ये जीवाश्म ईंधन है, इसकी खास विशेषता है कि ये क्या है? ये अचक्रीय है। ठीक है, ये क्या है? ये अचक्रीय है। हो सकता है ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए OMR पर। ठीक, तो नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन दोनों को हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे भाग पर। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रकार आता है। पहले हमने जान लिया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने समझ लिया नवीकरणीय अनवीकरणीय मतलब समाप्तता के आधार पर। अब हम तीसरे बात करेंगे, तीसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। ठीक, तीसरा प्रकार है हमारा स्वामित्व के आधार पर। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्वामित्व, इस स्वामित्व शब्द से कुछ आपको एहसास हो रहा है? स्वामित्व मतलब स्वामी, स्वामी मतलब प्रमुख। प्रमुख कौन है? मुखिया कौन है? ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पे हम इसको 4 भागों में बांट देते हैं। 4, तो 4 में पहला आता है आपका जो होता है एक निजी या व्यक्तिगत, निजी या इसी को कह सकते हैं आप व्यक्तिगत। ठीक, व्यक्तिगत संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, उसको हम निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लें, आप हैं, आपका एक परिवार है, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पास कुछ खेती के लिए भूमि होगी, तो वो भूमि क्या है? उस पे सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी का अधिकार है। तो क्या हुआ संसाधन? वो संसाधन है आपका ये व्यक्तिगत या निजी संसाधन आया। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, जिसपे व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, उसे हम कहेंगे निजी या व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा था, अब इसमें उदाहरण लिखना, उदाहरण वही आप लिख लिए भूमि। भूमि के बाद आपके पास क्या कहते हैं? कुआं होगा, हो सकता है नल, ये भी तो है उदाहरण इसी के अंतर्गत, नल। ठीक है, और हो सकता है आपके पास बाग हो छोटी सी, तो बाग। ये सभी किस में आएंगे? ये निजी स्वामित्व वाले आएंगे आपके निजी संसाधन में। अब दूसरा भाग आता है, अब इसका दूसरा पार्ट आता है, निजी तो हो गया,
अब निजी से हम थोड़े ऊपर की ओर चलेंगे। निजी मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही थी, अब निजी से जब आगे बढ़ेंगे तो एक समुदाय की बात होगी। तो दूसरा भाग आता है हमारा सामुदायिक। सामुदायिक संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन पर समुदाय विशेष का अधिकार हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम सामुदायिक संसाधन। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अब आप सोचिए ऐसे कौन कौन से स्थान हैं, ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं जिन पर आपके ग्राम के या आपके शहर के या आपके मोहल्ले के सारे लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा खेल का मैदान। खेल का मैदान, तो खेल का मैदान क्या होता है? वो सामुदायिक संसाधन हो गया। दूसरा चारागाह, जहाँ पर जानवर लोग चरने जाते हैं, गांव की भाषा में चरना हुआ उसको, ठीक है, तो चारागाह हो गया। साथ ही साथ खेल का मैदान हो गया। ये सभी जगहें क्या हैं? वो सामुदायिक संसाधन में आते हैं। अगला एक और उदाहरण इसमें लिख लीजिए, शमशान घाट। शमशान घाट, अब शमशान घाट का मतलब हुआ वह स्थान जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे उनको जलाना, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार वगैरह वगैरह पूरा होता है उसमें, ठीक है। तो सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिस पे किसी समुदाय का अधिकार होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसको क्या कहेंगे हम? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। खेल का मैदान, चारागाह, शमशान घाट इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। अब तीसरा भाग आता है। अब पुनः हम क्या करेंगे? समुदाय से और आगे बढ़ेंगे। जब समुदाय से ऊपर उठेंगे तो बात आती है राष्ट्र की। तो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तो ऐसे संसाधन जिन पे राष्ट्र का अधिकार हो उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन को समझना है, गौर से समझिएगा कि जो ये गांव है, गांव का मतलब निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, साथ ही साथ ये वाली आपकी जो सामुदायिक है, निजी सामुदायिक, दोनों संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो सरकारें, केंद्र की सरकारें या राज्य की सरकारें वो क्या करती हैं? वो ये निजी संपत्ति और क्या कहते हैं सामुदायिक संपत्ति, इन दोनों को अपने कब्जे में ले सकती हैं, ठीक। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण अक्सर आप देखे होंगे कि जब किसी रोड का निर्माण हो रहा होता है तो रोड के निर्माण के समय में खेत जाता है, खेतों के बीचों से निकलता है रोड। ऐसा थोड़ी कि हवा में लेके जाएंगे, हवा में तो जाता नहीं। तो जब ज़मीन से जाता है तो उसमें बहुत सारे किसानों की ज़मीन चली जाती है। सरकार क्या करती है? उनको कुछ मुआवजा देती है, पैसे देती है, वो ज़मीन लेती है। लेकिन किसान क्या है? मना नहीं कर पाता है। उसको पैसा दे दिया तो जाता है, लेकिन वो किसान मना नहीं कर सकता है कि नहीं हम मना कर दे रहे हैं, हमारी ज़मीन नहीं, आप रास्ते को उस तरफ से ले जाओ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो राष्ट्र की संपत्ति या राष्ट्र का जो संसाधन होगा वो निजी और जो आपके सामुदायिक है दोनों उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन में इसके उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। उदाहरण को समझने के लिए सबसे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा भारत की समुद्री सीमा, ठीक, या जलीय सीमा। जलीय सीमा में समझा होगा कि कितने दूर तक जो आपका ये महासागरीय सीमा है, ये महासागर के जल पर कितने दूरी तक अधिकार होता है? तो ये होता है 12 नाटिकल मील तक, ठीक। ये नाटिकल मील मतलब समुद्री दूरी होती है। ये 12 किलोमीटर तक कोई भी देश अगर उसकी सीमा जल से लग रही है तो 12 नाटिकल मील की दूर तक वो कोई भी वहाँ पर खनिज संसाधन हो अगर समुद्र में तो उसका दोहन कर सकता है, यानी कि उतनी दूरी तक उस स्थान का प्रयोग कोई राष्ट्र कर सकता है, ठीक। अब जो ये नाटिकल मील है तो एक नाटिकल मील बराबर जो होता है वो होता है लगभग 1.8 किलोमीटर की, ठीक। तो ये ध्यान देंगे, ये नाटिकल मील में अगर कन्फ्यूजन हो रही तो एक नाटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। तो लगभग ये जो 12 जाता है ना, ये 12 लगभग 22 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। किलोमीटर में अगर देखें तो जो आपका
भूमि है, भूमि से लगभग 22 किलोमीटर दूर की जो भी खनिज संपदाएं हैं या महासागरीय जल है, वहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय क्षेत्र होता है। ठीक, अब देखिए, अब चौथा, अब चौथा आता है। चौथा इसमें होगा आपका, अच्छा इसके तो हमने उदाहरण को नहीं देखा है, तो उदाहरणों को देखने गए तो उदाहरण में लिख लीजिएगा भाई खनिज संसाधन, जो आपके खनिज हैं, ठीक, जल संसाधन, ठीक, जल, खनिज, जल, वन संपदा इत्यादि जो इसमें है। साथ ही साथ ये तो आपने देख लिया समुद्र के दूरी जो है वहाँ तक के, ठीक, तो ये इसके ये उदाहरण हो गए। अब चौथी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तो ऐसे संसाधन जिस पे सभी का अधिकार हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब संपूर्ण विश्व की बात हो रही है, तो ऐसे संसाधन जिन पे संपूर्ण विश्व का मतलब एक तरीके से अधिकार होता भी नहीं है, क्योंकि एक संगठन बनाया जाता है, उस संगठन की अनुमति के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में हमको समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत उदाहरण से समझो। देखो उदाहरण जैसे ये अभी हमने समझा ना महासागरीय सीमा वाला, तो इसी से जो होता है ये 200 नाटिकल मील, ठीक है, 200 नाटिकल मील की दूरी के बाद जो समुद्री सीमा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है। वो किसी के क्षेत्र का नहीं होता है, ना ही कोई वहाँ पे क्या कह सकते हैं अपना सीमा शुल्क नहीं लगा सकता कोई देश, ठीक है। तो क्या है वो नाटिकल मील होती है। अगर आपको इस समुद्री सीमा से जो आपके आधार रेखा से इतनी और दूर पर जाके आपको संसाधन या खनिजों का दोहन करना है, तो आपको संगठन या जो आपके संस्थाएं बनी रहेंगी उन संस्थाओं से अनुमति ली जाती है। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत जो आपका हिंद महासागर ये भारत का निचला हिस्सा, तो यहाँ पर समुद्र है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा हिंद महासागर कहलाता है। तो भारत जो है वो हिंद महासागर में, कहाँ, हिंद महासागर में मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज क्या करता है वो हिंद महासागर से निकाल लेता है, ठीक है। तो वो क्या है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक। ये क्लियर हुआ। स्वामित्व के आधार पर निजी संपत्ति, व्यक्तिगत, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, फिर समुदाय का हो जाएगा, समुदाय से ऊपर बढ़ेंगे तो एक राष्ट्र का हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्र से फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद अब संसाधनों के वर्गीकरण में हमारा चौथा और लास्ट भाग आता है कि चौथा आता है कि विकास के स्तर के आधार पर। अगला भाग हमारा है विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। क्या है विकास के स्तर के आधार पर, तो विकास के स्तर के आधार पर इसमें पहला दिया गया जो पहला भाग था विकास के स्तर के आधार पर वो था संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन क्या है? अब जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संभावना, तो ऐसे संसाधन जो प्रदेश में उपलब्ध हैं, क्या हैं, जो प्रदेश में उपलब्ध हैं लेकिन हमने उसका सही तरीके से या समुचित उपयोग नहीं किया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे राजस्थान और गुजरात, आपके पश्चिमी भारत जो है, पश्चिमी भारत के 2 राज्य हैं राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे सौर ऊर्जा और साथ ही साथ पवन ऊर्जा का अगर हम उपयोग करें तो हमको बहुत सारे ऊर्जा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण कौन से हुए? पवन ऊर्जा, साथ ही साथ सौर ऊर्जा। ये कहाँ पे हैं? दोनों गुजरात और राजस्थान।
ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में नहीं किया जा सकता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लेकिन इन दोनों का विकास अच्छी तरीके से गुजरात और राजस्थान राज्य में संभव है, लेकिन हम इसका सही समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो जिनका विकास हुआ है लेकिन समुचित तरीके से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो कहलाएंगे संभावित संसाधन। अब इसमें आपका दूसरा भाग आता है, दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। अब क्या है कि विकसित संसाधन क्या है? तो विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण भी किया जा चुका है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे हम विकसित संसाधन। मतलब इसके अंतर्गत जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका हो, सर्वेक्षण के साथ साथ मात्रा का निर्धारण हो गया हो, मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, और साथ ही साथ गुणवत्ता का भी पता हो गया हो कि किस गुणवत्ता का वहाँ पर खनिज संसाधन जो भी चीज़ है कितना है। ठीक, तो सर्वेक्षण किया जा चुका हो, मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, गुणवत्ता, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विकसित संसाधन। अब हमारा तीसरा आता है, तीसरा भाग है हमारा भंडार। क्या है? तीसरा भाग हमारा है, तीसरा भाग है हमारा भंडार। भंडार का मतलब हुआ कि ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं, ठीक है, पर्यावरण में उचित मात्रा में बहुत सारा उपलब्ध है, लेकिन हम प्रौद्योगिकी की कमी के कारण उसका दोहन कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में आएंगे? वो भंडार में आएंगे। जैसे समझना है हमको, समझना क्या है? H2O। H2O का मतलब क्या हुआ? ये जल है। अब जल है तो ये जल है, लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। अब हाइड्रोजन अगर हम देखें, हाइड्रोजन क्या है? ये एक ऊर्जा का स्रोत है, बहुत सारी ऊर्जा इससे बनाई जा सकती है, लेकिन प्रौद्योगिकी हमारे पास, संसाधन हमारे पास, या कहें कि साइंस इतना डेवलप नहीं हो पाया है अभी कि हम इस हाइड्रोजन से, इस H2O से हाइड्रोजन अलग करके हम क्या कहते हैं, ऊर्जा को निकाल सकें या ऊर्जा का निर्माण कर सकें। ठीक, दूसरा उदाहरण चंद्रमा पे ले लीजिए। चंद्रमा पे अथाह खनिज उपलब्ध है, ठीक है, खनिज का भंडार है, लेकिन क्या करें, चंद्रमा से हमारे पास वही बात हुई, प्रौद्योगिकी, हम रॉकेट से वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन इतनी उचित मात्रा में या उतनी भरपूर मात्रा में वहाँ से खनिजों को हम ला ही नहीं सकते पृथ्वी पे, क्योंकि प्रौद्योगिकी हमारी वहाँ कमज़ोर पड़ जा रही है। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग हम समुचित तरीके से वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट इसमें पार्ट आता है चौथा है आपका संचित कोष। क्या है? संचित कोष। तो संचित कोष, देखो संचित कोष का नाम से ही पता चल रहा है कोई कोष है जो एक जगह एकत्रित करने के काम आता है। तो संचित कोष का शाब्दिक अर्थ तो यही हो गया, साथ ही साथ इसका मतलब भी यही हुआ कि ये एक स्थान पर वस्तुओं के भंडार की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये भंडार वाला हिस्सा हुआ ना कि यह है, विद्यमान है, लेकिन इसमें क्या है, चीज़ें विद्यमान हैं और भविष्य में हम इसके उपयोग करने की संभावना, या हम इसका उपयोग जो है वो भविष्य में करेंगे। जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण से अच्छे समझ में आता है। उदाहरण में आप ले लीजिए, हमने क्या किया, बांध बनाया। बांध में क्या किया गया, पानी इकट्ठा हुआ। अब पानी क्या है, इस पानी से सूखाग्रस्त इलाके में हम पानी दे देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इससे हम क्या करेंगे, सूखा को दूर करेंगे। क्या करेंगे, सूखा दूर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हम इससे बिजली का निर्माण कर लेंगे, या विद्युत जिसको आप कहते हैं, विद्युत का निर्माण होगा। ठीक है, तो बांध से हो जाएगा ये। अब ऐसे ही बहुत सारे संसाधन हमारे हो गए। अब ये तो बांध हुआ, दूसरा इसी को जल कर लीजिए। ठीक है, जल के बाद अगर हम इसी में जोड़ें तो वन संपदा को ले लीजिए, वन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से संचित कोष, जो वन, जल, बांध, ये सब जो हमारे हैं, ये संचित कोष हैं, एक जगह एकत्रित हैं। वक्त पड़ने पर या समय आने पर हम इसका उपयोग कर लेंगे, या भविष्य में अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने संसाधनों का वर्गीकरण,
चारों भागों में हमने संसाधनों के वर्गीकरण को किया, साथ ही साथ प्रत्येक को विस्तृत तरीके से पढ़ा। अब इस तरीके से आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।